सरकार को चलाने का मोदी जी ने एक नया तरीका इजाद किया और वो नया तरीका है गुब्बारे छोड़ा करो। एक और शगुफा, इंडिया बनाम भारत क्या है? ये शगुफा है। ये सरकार सूत्रों और शगुफों के माध्यम से चल रही है। जीभ काट देना ये शब्द हिंदू धर्म में स्वीकार्य नहीं है। सोचने से पहले मुझे लगता है कि सरकार को चलाने का मोदी जी ने एक नया तरीका इजाद किया है और वो नया तरीका है गुब्बारे छोड़ा करो, हॉट एयर बलून जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। शगुफे छोड़ते रहो एक के बाद एक और लोग उसी में बंझे रहेंगे। हमारी तरफ बंझा शब्द कहा जाता है, यहाँ शब्द उलझा कहा जाता है। उलझे रहेंगे उसी में ही, वही टीवी डिबेट होगा, उसी पर बाइट ली जाएगी, 4 लोग उस पर अपना वक्तव्य देंगे, वही चर्चा चल रही है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। मोदी जी के कार्यकाल के बाद 2014 के बाद 3 कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, लॉ कमीशन और नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है वन नेशन वन इलेक्शन पर। उन रिपोर्टों को दरकिनार करके अब एक फिर से गुब्बारा छोड़ा गया। लो भाई, मैं एक नया गुब्बारा लेके आया हूं, उसी पर बंजे रहे। अब एक नई कमेटी बना दी गई है और परंपराओं और मर्यादाओं को तोड़कर एक पूर्व राष्ट्रपति के अंतर्गत बना दी गई है। क्या आपने राज्यों से इसके बारे में बात करी? 30 लाख से ज्यादा हमारे लोकल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या आपने उनसे बात करी? क्या राज्यों का कार्यकाल कम किया जाएगा? क्या केंद्र सरकार का? ये सब बातों पर चर्चा ही नहीं है। क्या इलेक्शन कमीशन से चर्चा हुई है? बिना किसी स्टेक होल्डर से चर्चा किए ये कुछ नहीं है। ये शगुफा है जिससे कि अडानी के महाघोटाले पर आप सवाल ना पूछ लें, जिससे कि आप ना पूछ लें कि आपने बढ़ाया 181% था गैस के सिलेंडर का दाम, घटाया 17% क्यों है। एक और शगुफा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत बहस हुई, दिन रात बहस होती थी, 15-15, 20-20 दिन हर चैनल पर वही बहस है। हम लोगों ने बॉयकॉट कर दिया क्योंकि हमें पता था ये शगुफा है। सेशन आया और चला गया, आपने सुना यूसीसी का नाम। एक और शगुफा, इंडिया बनाम भारत क्या है? ये शगुफा है कि लोग इसी में उलझे रहे। भाई ये इंडिया वाले हैं, ये भारत, जो भारत वाला है वो भी इंडिया ही वाला है। चौथा शगुफा, और इनके शगुफों की मैं बड़ी लंबी फेहरिस्त है, लेकिन एक और शगुफा बता के बात अपनी खत्म कर देती हूँ। 2019 में ये सीए का कानून लाए, 3.5 साल होने को आए हैं। क्या उस कानून पर इन्होंने नियम नोटिफाई किए? आज तक रूल नोटिफाई नहीं हुआ। सारे देश को उलझाए रखा, कहीं प्रदर्शन हो रहा है, कहीं पर गोलियां चल रही है, किन्हीं की जान चली गई, कुछ लोग जेल में अभी तक हैं। उस कानून के नियम अभी तक नोटिफाई क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो भी एक शगुफा था। ये सरकार सूत्रों और शगुफों के माध्यम से चलती है। ऐसे व्यक्ति पर जिनको उनकी पार्टी ही सीरियसली नहीं ले रही, मैं उनकी बात का जवाब देकर उनको गर्वान्वित करूं या उनको मैं कोई लेजिटिमेसी दूं? वो जिस तरह की मन बढ़ाई की बातें कहते हैं, मनोज तिवारी राहुल गांधी को छुटभैया नेता बुला रहे, इस पर मुझे टिप्पणी भी देनी चाहिए। मनोज तिवारी रिंकिया के पापा का है, उसी लायक है। हिंदू धर्म में कोई भी अनुष्ठान, कोई भी कथा, कोई भी कहानी, कोई भी पूजा बिना शांति पाठ के पूरी नहीं होती है। और हम सिर्फ अपनी और आपकी शांति की नहीं, हम ग्रह शांति, नक्षत्र शांति, वनस्पति शांति, एनिमेट और इनएनिमेट शांति की बात करते हैं। ऐसे धर्म में जिन शब्दों का प्रयोग यहां के सांसद ने किया है, क्या कोई हिंदू इसको स्वीकार कर सकता है? जीभ काट देना ये शब्द हिंदू धर्म में स्वीकार्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सर्वधर्म संभाव इस देश की आत्मा है। उस एक चीज को विवेकानंद से लेकर गांधी तक ने आत्मसात किया। इस देश की नींव सर्वधर्म संभाव पर पड़ी। अगर ना होती तो 5000 साल पुरानी हमारी संस्कृति अभी तक चल ना रही होती। हमारा सर्वधर्म संभाव में यकीन है, हम उसको लेकर अपनी राजनीति करते हैं, उसको लेकर हम चलते हैं। मुझे लगता है वो हिंदुस्तान की आत्मा है। जो धर्म की बात करते हैं उनसे मेरे 2 सवाल हैं, एक महिला होने के नाते और एक हिंदू होने के नाते। हमारे देश का, मतलब हमारे धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ रामायण कहा जाता है। क्या लाइन है रामायण में? दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहूं व्यापा। बेरोजगारी से, गरीबी से, महंगाई से, आर्थिक असमानता से लोगों का गला काटा जा रहा है, लोगों की पीठ तोड़ी जा रही है। राम राज का संरचना एक बार करी जाए, उसके बाद धर्म पे बात करिएगा। और जिस धर्म में महिला को, नारी को देवी और शक्ति का स्वरूप माना गया और कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस धर्म में 78 दिन तक आप चुप रहते हैं और 2 औरतों को नग्न घुमाया जाता है और आदमखोरों की भीड़ उनके शरीर को छूती है। उस धर्म में आप एक ऐसे व्यक्ति को अपने बगल में बिठा कर रखते हैं जिसके ऊपर चार्जशीट में आरोप है यौन शोषण का, और ऐसे वैसे नहीं, हमारी सबसे होनहार बेटियों ने यह आरोप लगाया। आपके घर से 800 मीटर की दूरी पर ये लड़कियां 2:45
महीने मुस्तैदी से बारिश और आंधी में बैठी रही, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। महिला सुरक्षा पर बात नहीं करते हैं, महिलाओं के बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं। ये हिंदू धर्म की बात करेंगे, छोड़िए। भाजपा में अवशेष मिले हैं, प्राचीन मूर्तियां मिली है, कई स्तंभ मिले हैं, इसको लेकर कांग्रेस का क्या है? मुझे नहीं लगता हमारे इस पे कोई स्टैंड है। उन्होंने बयान दिया, उनको तो बहुत पहले बोल देना चाहिए था। आज से करीब 1.5 साल पहले अयोध्या में, और मैं उसी जगह से आती हूँ, मेरा निवास पैतृक स्थान बांसगांव गोरखपुर के पास है। अयोध्या हमारे रास्ते में पड़ता है लखनऊ से जाते वक्त, और अयोध्या हम सबके लिए श्रद्धा की भूमि है। मुझे लगता है कि श्री राम के नाम पर जितना बड़ा जमीन का घोटाला हुआ है, जो अभी सीएजी ने अयोध्या विकास पर जो घोटाला उजागर किया है, चंपत राय जी को उस पर भी बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं ने, हो सकता है रात की एक रोटी कम खाकर, कुछ ना कुछ चंदा जरूर दिया, और इस विश्वास से दिया है कि ये श्री राम के उस भव्य मंदिर में लगेगा। और वहां पर जमीन का घोटाला और कौड़ियों के दाम, जमीन इनसे खरीदो, ट्रस्ट को बेचो लाखों करोड़ों के दाम। तो मुझे लगता है चंपत राय जी को थोड़ी इस पर भी बात करनी चाहिए। और जो भी मिल रहा है, मुझे लगता है इसका जो है वो विभाग है, वो करेगा इस पर तफ्तीश। हमारा ऐसा कोई, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान राम के नाम पर जो घोटाला हो रहा है, भगवान राम के नाम पर जो अयोध्या विकास की बात हो रही थी, जिसमें 6-7 जिले इन्वॉल्व थे, उसमें जो सीएजी का घोटाला सामने आया है, जिस तरह से पुल जो बना ही नहीं, उसके मतलब ऐसे ऐसे लोगों को ठेके दे दिए गए जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, उनको जीएसटी तक पहुंच गई। गजब ही मतलब घोटाले की बात। ये किससे संबंधित लोग थे, कौन थे, ये पता चलना चाहिए। महागठबंधन में कौन, आप कैसे रहेगी? आम आदमी पार्टी। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा महागठबंधन है, ये मुद्दों पर आधारित है। और हम क्यों साथ आए हैं, हमारा ये थोड़ी बनता कि एक दिन हम आए और हम बैठ के खाना पीना खाने लगे और हम साथ आ गए। हम इसलिए 28 घटक दल साथ आए हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये देश संविधान से चलना चाहिए। हमें लगता है महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, मणिपुर का समाधान, अडानी के घोटाले पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम उस विचारधारा के लोग हैं जिनको लगता है कि देश को आपस में लड़ाकर बात नहीं बनेगी, नफरत के इस बाजार में मोहब्बत से ही बात बनेगी। और इसलिए मेरा अपना मानना है कि एक बड़े लक्ष्य में हम सब साथ हैं, और फिर हम सब लोगों को आकलन करना है। सबकी महत्वाकांक्षा होती है, अच्छी बात है महत्वाकांक्षा राजनीति में होना, लेकिन आकलन अंततोगत्वा सबको करना पड़ेगा कि कहीं पर जाकर चुनाव लड़ने से आप किसका फायदा और किसका नुकसान कर रहे हैं। इस पर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। एक बड़ा लक्ष्य है जिसमें हम साथ हैं, बाकी आई थिंक एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज टू टेक देयर ओन कॉल। सनातन तो बहस चल रही है, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कहते हैं लोग, आई थिंक क्या आया था, इंडिया का जो भारत आपने लिखा था, अब जो भारत सरकार ने इंडिया बदल के भारत नाम रख रहे हैं, तो क्या उस संगठन की वजह से हो रहा है? नरेंद्र मोदी की सरकार डरपोक है, नरेंद्र मोदी कायर है, और अगर कायर और डरपोक नहीं होते तो अपनी मां का नाम कभी विद्रूप कोई नहीं करता है। आप अपनी मां को हो सकता है अम्मा बुलाते हो, मैं अपनी मां को मम्मी बुलाती हूं, कोई और मां बुलाता हो। अगर भारत माता को हम अपनी मां कहते हैं, अगर ये हमारी सरजमी है, तो अपनी मां के नाम को विद्रूप कौन करता है? कल तक आप न्यू इंडिया बनाने चले थे, हमारे संगठन का नाम, जब हमारे गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा तो आपने इंडिया को घमंडिया, आपने इंडिया को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मुजाहिदीन, गुलामी का प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपेयर करने लगे। तो स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब क्या था? ये गुलामी के प्रतीक थे। जिस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा करी है, जिस व्यक्ति ने 4000 किलोमीटर पैदल इस देश के नाप दिए कि ये देश जुड़ा रहे, उससे ना आप भारत छीन सकते हैं, ना इंडिया छीन सकते हैं। दिक्कत की बात यह है कि कोई कहता नहीं है मोदी जी लोगों से। मोदी जी की आंख में आंख डालकर बोलनी चाहिए कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब भारत के स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब द वॉर फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस वाज बीइंग फॉट, तो आपके पूर्वज अंग्रेजों के साथ मुखबिरी और माफीनामे लिखते थे। आज 76 साल बाद आजादी के आप किस गुलामी के खिलाफ लड़ रहे हैं? अगर ये डर नहीं है तो ये क्या है? लेकिन ये बौखलाहट अच्छी है। इंडिया से डरने का मतलब है वो लोगों से डरते हैं, लोगों के खौफ से डरते हैं, लोगों की नाराजगी से डरते हैं। 10 साल सत्ता के बाद अगर पेट्रोल 100 पर है और आटे और दही पर आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, आपके बच्चे की पढ़ाई की किताबों पर आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, पेंसिल और कलम पर आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, अस्पताल की बेड पर आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, तो हम किसका भला कर रहे हैं? आम आदमी
वीडियो देखिएगा एक आया यूपी से, मतलब दिल दहलाने वाला वीडियो। एक आदमी था, उसने कोई छोटा सा लोन लिया, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी और लड़की उस घर में रहती थी। पहुंच गए लोग दंगा करने के लिए वहां पर। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन लोगों को निकाल बाहर किया सड़कों पर, और करीब आप 12 लाख करोड़ अमीरों का माफ कर देते हैं। ये क्या सरकार है? ये किस तरह की सरकार है? भारत और इंडिया में, भारत पेट्रोलियम में जो पेट्रोल है वो 100 रुपए का बिक रहा है, इंडियन ऑयल में भी 100 रुपए का है। और भारत और इंडिया के बीच में जंग मत कराइए। भारत पेट्रोलियम भी हमने बनाया, इंडियन ऑयल भी हमने बनाया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमने बनाया, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च भी हमने बनाया, इसरो भी हमने बनाया, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी हमने बनाया। तो जिसने हिंदुस्तान, इंडिया, भारत सबको आत्मसात किया हुआ है, उससे आप क्या लीजिएगा? लेकिन आपके एटीट्यूड से, आपके खौफ से यह पता है कि आप गठबंधन से डरते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के सामने जब कोई खड़ा होता है तो शिकस्त उसकी होती है। जब विराट कोहली और केएल राहुल शतक जड़ते हैं और हर व्यक्ति इंडिया इंडिया कहकर झूम उठता है, तो वो इंडिया कहे, भारत कहे, हिंदुस्तान कहे, सरजमी कहे, वतन कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके दिल में ये देश धड़कता है, भाजपाइयों के नहीं धड़कता है। आज की तारीख में विपक्ष की राजनीति करना बड़ा मुश्किल है, और ये मुझसे बेहतर आप लोग ज्यादा जानते हैं। आप लिखने लगे केंद्र सरकार, आप लोग तो राज्यों में हैं और आप लोग बड़ी निर्भीक पत्रकारिता कर लेते हैं। केंद्र सरकार से आज कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। इतना बड़ा अडानी का घोटाला हो रहा है, महंगाई पर, बेरोजगारी पर कितने टीवी डिबेट्स पे, मैं रोज टीवी डिबेट पे जाती हूँ, एटलीस्ट 1 या 2 तो करती ही करती हूँ। कितने टीवी डिबेट्स पे चर्चा हो रही है, कितने टीवी डिबेट्स पे मणिपुर की चर्चा हुई, जब तक वो भयावह वीडियो सामने नहीं आ गया। और भयावह वीडियो सामने आने के बाद सरकार की प्राथमिकता ये थी, वीडियो कैसे सामने आया, ट्विटर पे कार्रवाई करो। ये सरकार का चलाने का तरीका है केंद्र सरकार का। तो चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, आप मुझे ये बताने की कोशिश, कोई समझा सकता है मुझे कि ये सारे मामले विपक्ष के ही खिलाफ है? 4 गुना ईडी के केसेस में वृद्धि हुई है 2014 के बाद में, और 99% केसेस विपक्ष के खिलाफ है। भाजपा की जो वॉशिंग मशीन है, जिसमें बहुत बढ़िया सर्फ है, जिसमें गंगा जल भी डाल दिया गया है, उसमें डुबकी लगा के निकल जाओ तो आप सारे दाग धब्बों से साफ हो जाओगे। जिसकी आपने बात कही, जिसने भी ज्वाइन किया है, उनके परिवार के खिलाफ केसेस थे। मैं देखना चाहती हूँ अब केसेस कहां जाते हैं। अजीत पवार को शाम को आप कहते हैं इन्होंने 78,000 करोड़ का घोटाला किया, अगले दिन सवेरे मोदी जी गलबैया करके फोटो खिंचा रहे हैं। येदुरप्पा हो गए, शुभेंदु अधिकारी हो गए, हेमंत बिस्व शर्मा हो गए, मतलब उनके खिलाफ तो कितने बड़े शारदा स्कैम में आपने आरोप लगाए थे। अब वो क्योंकि आपकी पार्टी ज्वाइन कर लिए तो आप उनको गले से लगाए घूम रहे हैं। तो ये जो वॉशिंग मशीन है, इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने पर ही आप डुबकी लगा सकते हो और आपके पूरे दाग धब्बे धुल जाएंगे, आप पाक पावन निकल जाइएगा। मुझे जितना कहना था उस पर मैंने कह दिया। सॉरी, आप कुछ किस राजस्थान 30 पैसे होते में सरकार चलाना मुश्किल है, लेकिन जब मजबूत इरादा होता है और जब एक शिद्दत होती है कि लोगों की सेवा करनी है, लोगों के हित का जन कल्याणी योजनाएं लानी है, तो ऐसे लाई जा सकती है। आपके सवालों का स्वागत है। मैडम, आप महंगाई के बात कीर्तिमान स्थापित नहीं कर सकते हैं। आज ने का काम किया, उनकी प्रॉपर्टी यहां पर सीज करी गई। एक मैसेज दिया गया है ब्यूरोक्रेसी को, एक मैसेज दिया गया है लोगों को कि पारदर्शिता से जो सरकार चलती है वही सशक्तिकरण वाकई में लोगों का कर सकती है। तो मुझे लगता है उपलब्धियां बहुत है। बहुत बड़ी उपलब्धि एक ये है कि आज दुधारू गाय या भैंस के मर जाने पर 40,000 रुपए का मुआवजा मिलता है। आज इंश्योरेंस जिसका पैसा सरकार देने को तैयार है और देती है। बड़ी बात यह है कि लिम्पी में जो बीमारी से पशु मरे उसका पैसा मिला। ये सारी बातें कहने वाले इसको बहुत भद्दे नामों से भी बुलाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समाज के सबसे गरीब तबके के बारे में अगर आपकी नीति की धुरी नहीं है तो आप आजाद सहयोग मंत्री जो है वो चुप रहती हैं, महिला आयोग चुप रहता है, और वो सब चुप्पी तब तोड़ते हैं जब 78 दिन बाद एक भयावह कांड आता है। और अभी भी उसमें पहली गिरफ्तारी तब हुई जब 78 दिन बाद वो एक हैवानियत का वीडियो सामने आया। मुझे इस बात का फक्र है कि राजस्थान में कन्विक्शन रेट ज्यादा है, पेंडिंग केसेस कम है, और एक औरत होने के नाते यह जरूर कहती हूं कि चाहे राजस्थान हो या चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, अगर महिला के साथ कहीं पर दुराचार और दुष्कर्म होता है
तो ये सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है। आप सब किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, कुछ में से किसी के पति हैं, आपकी बेटियां हैं, मैं खुद महिला हूं। मुझे लगता है सभ्य समाज के नाम पर यह धब्बा है, लेकिन वहां की सरकारें क्या कार्यवाही करती हैं उस पर निश्चित होता है कि कानून व्यवस्था और सरकार का रवैया और रुतबा क्या है। 4 घंटे के अंदर अरेस्ट हो जाना, कन्विक्शन रेट, लोगों को तुरंत सजा हो जाना, ये सारी चीजें मैंने राजस्थान में सुनी है। जिस राज्य से मैं आती हूं, उत्तर प्रदेश से, वहां नहीं सुनी है। केंद्र सरकार में इसकी बातचीत नहीं सुनी है। तो ये एक अहम मुद्दा है, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। महिलाओं के बाद मैं बात करना चाहती हूं जो और यहां पर ऐसी नीतियां लाई गई जिससे लोगों का भला हो। पहले बात कर लेते हैं इंदिरा रसोई की। एक ऐसी योजना लाई गई, और एक मिनट, सॉरी, पहले मुझे स्मार्टफोन पर बात करनी चाहिए। गहलोत जी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया। करीब 40 लाख महिला लाभार्थी होंगे इसमें। 1 महीने का डेटा उनको फ्री मिला है, और अगले जो 3 महीने का डेटा फ्री मिला, अगले 6 महीने में वो अपना डेटा सिम दिखाकर उनको 9 महीने तक डेटा फ्री मिलेगा। सुनने में शायद शहरों में ये लग सकता है कि एक फ्री का फोन ही तो दिया है, लेकिन ये सशक्तिकरण का बहुत बड़ा एक माध्यम है। मुझे लगता है स्मार्टफोन एक औरत के हाथ में जब होता है, और आज आप देखते हैं कि कैसे तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर महिलाएं पापड़, चटनी, अचार अपनी रील बनाकर ही खूब लाभ उठा रही हैं, और वो एक उनका आय का जरिया बन रहा है। तो मुझे लगता है स्मार्टफोन से वो दुनिया से भी ज्यादा अच्छे और मुस्तैदी से जुड़ती हैं। इसलिए इस बात का फक्र है कि यहाँ की सरकार ने इस संदर्भ में सोचा। इंदिरा रसोई के बारे में मैं बात जरूर करना चाहती हूँ। 8 रुपए में थाली मिलती है, शुद्ध पौष्टिक भोजन है। मुझे मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे थे वक्त हो तो जरूर जाके वहां पे खाना। उन्होंने खुद भी कई बार इंदिरा रसोई में भोजन ग्रहण किया है, और 995 ये रसोई चल रही थी। अब इसको बढ़ाकर ग्रामीण इलाकों तक भी ले जाया जाएगा, और ये 2000 की संख्या हो जाएगी। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन कर्नाटक में जब हमारी सरकार ने ये किया था इंदिरा रसोई योजना, और तमिलनाडु में ये चली खूब, इसका लाभ समाज के निचले तबके को, उन लोगों को जो शायद इलाज करने के लिए अस्पताल आए हुए हैं, खाने की उचित व्यवस्था नहीं है, 8 रुपए में भरपेट भोजन, साफ सुथरा भोजन मिल जाए, ये बड़ी बात है। रोजगार की मैं बात करना चाहती हूँ। रोजगार की बात करनी जरूरी है, क्योंकि पिछले पौने 5 साल के आसपास हमारी यहाँ की सरकार ने करीब करीब 2 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख प्राइवेट सेक्टर की नौकरी बनाई। ऐसी योजनाएं बनाई जिसमें लघु मध्यम उद्योग को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है पहले 5 साल, कोई उनको अप्रूवल्स नहीं लेने हैं। शहरी मनरेगा राजस्थान में चल रहा है, बेरोजगारी का भत्ता राजस्थान में मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रोजगार और आय के संबंध में राजस्थान ने जो काम किए हैं, चाहे वो उचित रेट पर ऋण दिलाने का काम हो, चाहे वो 0 इंटरेस्ट रेट पर ऋण दिलाने का काम हो छोटे लघु मध्यम उद्योगों को, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं बहुत दम्भ के साथ और थोड़े से अहंकार के साथ कह सकती हूँ कि किसी भी सरकार की भारत जैसे युवा देश में एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए, और वो है रोजगार के साधन बनाना। सरकारी नौकरी की नियुक्ति होनी चाहिए, और सरकारी नौकरी और नीतियों के चलते आप एक इकोसिस्टम बनाते हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर आके नौकरी और रोजगार के साधन बनाता है, और वही काम राजस्थान की सरकार ने किया है। तो हेल्थ पर मैंने बात करी, महिलाओं पर बात करी, महंगाई पर बात करी, कैसे महंगाई पर एक कड़ा प्रहार किया गया, यहां से रोजगार की बात करी। अब बात कर लेते हैं जो शोषित वंचित तबकों से लोग आते हैं। मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति की, आप किसी भी वर्ग से आइए, आपका कोई धर्म हो, आपकी कोई जाति हो, 2023 के भारत में, आजादी का 76वां वर्ष मनाते हुए भारत में, एक आदमी दूसरे के ऊपर पेशाब नहीं कर सकता है, और ऐसा करते हुए आपके बगल के मध्य प्रदेश में देखा गया। असलियत यह है कि राजस्थान में, यूपी, मध्य प्रदेश में जो आतंक है SC ST के खिलाफ, जिस तरह के मामले सामने आते हैं, हाथरस की वो लड़की 2:30 बजे रात को इसलिए जला दी जाती है अपने माँ बाप के बिना क्योंकि वो दलित समुदाय से आती थी। एक आदमी दूसरे के ऊपर इसलिए पेशाब करने की हिमाकत करता है, वो भाजपा का कार्यकर्ता, क्योंकि दूसरा आदमी जो है वो दलित, शोषित, वंचित, इनफैक्ट ट्राइबल कम्युनिटी का था। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में वो मामले कम हैं। अनिवार्य FIR के बावजूद उन मामलों में गिरावट आई है,
और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल नेतृत्व का, जिस तरह की पॉलिटिकल नेतृत्व का जो दिशा और दशा होती है उसको जरूर दर्शाता है। इस मामले में हमें कांग्रेचुलेट करना चाहिए गहलोत सरकार को कि ऐसा करने से उन्होंने लोगों का भला किया है।